नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले अगर देखें, हमने जो 3 क्लासेस दे चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ही, ये आपकी क्या है, चौथी वीडियो है। इसमें क्या है, जो 12 जनवरी 2023 को जो पेपर आया था, आज हम वो सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, हम 40 क्वेश्चन देखेंगे जो एसएसटी का पार्ट रहेगा। अगर देखें, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए क्या है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सभी को देखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। आपको पता है आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को है। देखें तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। इसलिए क्या, हम सारे के सारे जितने भी हो सकेंगे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपको PYQ कराया जाए। और देखें, इससे पहले हमने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं 6, 7 और 8 क्लास के अच्छे से। उसके बाद में हमने क्वेश्चन सीरीज जो शुरू की थी जिसमें 10 वीडियो थी, वो भी एक तरीके से अच्छे से कवर की थी। बाकी अब क्या हम PYQ कर रहे हैं। तो देखें, आज जो 12 जनवरी 2023 को जो पेपर आया था, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा देखो कि महाजनपदों के राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूले, इन निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे। तो आपको बताना है कि टैक्स कलेक्ट करने के कौन कौन से स्रोत थे, तो आपको बताना है। देखेंगे, पहला है आपका फसलों पर कर, दूसरा है शिल्पकारों पर कर, तीसरा है व्यापारियों पर कर, चौथा है तीर्थयात्रियों पर कर। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ठीक हैं। तो अगर इसमें देखें तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, परंतु अगर देखें तो डी गलत है। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो हिंदू राजा थे, शासक थे, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर कर नहीं लगाया था। देखें, जब इस्लामिक जो शासक आ चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या है तीर्थ यात्रा कर लगाया, परंतु उससे पहले जितने भी हिंदू शासक थे उन्होंने किसी ने भी तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया। तो इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी, सी हमारा ये आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या है, 2 कथन दे रखे, आपको बताना है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जो सम्राट होते थे उन्हें राजाओं से ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता, पहला पॉइंट ये है। दूसरा कथन है हमारा, सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे। तो देखेंगे दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जो सम्राट हैं उन्हें संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो कर टैक्स है, जो कर है, टैक्स है, वो कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या, उन्हें आवश्यकता है ज़्यादा संसाधनों की। तो इसलिए क्या है, ये हो जाएगा हमारा कि सी जो है, दोनों सही है। और क्या है, ए, दो की क्या है, व्याख्या है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा 33वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत का जो भाग नहीं है वो बताना आपको। पहला है, इसमें देखेंगे राजपूत है, दूसरा मंगोल है, तीसरा देखेंगे तो प्रारंभिक तुर्की शासक है, और चौथा सैयद वंश। तो आपको बताना है। देखें तो अगर गौर से सभी को देखें तो कुछ हद तक क्या है, कुछ राजपूत जो वंश हैं वो भी क्या है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। देखिए तो मंगोल हैं, जो मंगोल जो बाहरी शक्ति है, जो चंगेज खान था, आपको बताया मंगोल ही था वो। तो इसमें देखेंगे ये नहीं होगा। प्रारंभिक जो है तुर्की शासक ये भी होंगे, और क्या है सैयद वंश, ये तो बिल्कुल था। क्योंकि हमें पता है कि प्रारंभ में दिल्ली में 5 वंश थे। 5 वंशों में देखें तो सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस प्रकार क्या है 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था दिल्ली पर, जो दिल्ली सल्तनत कहलाता था टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा, इस प्रकार सैयद वंश भी है। तो मंगोल यहाँ पर नहीं होगा हमारा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन है जो हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन था। तो जो प्रौद्योगिकी और शैली में जो परिवर्तन दिखाई दिया था वो आपको बताना है। देखेंगे पहला है हमारा चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण का एवं चापाकार, और चापाकार अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। तो आपको बताने से अगर आंसर बताएं तो इसमें आपका रहने वाला है आंसर 1।
क्योंकि क्या है, चापाकार चूना और चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग होने लगा था 12वीं शताब्दी में। ये आपका ठीक हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें अगला क्वेश्चन है जो हमारा, यहाँ पर भी क्या कथन 1 और 2 दे रखे हैं, आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी के अभिलेख संकेत करते हैं कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। सेकंड हमारा कि एकता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई जनजातियों एवं विशेषता प्राप्त शिल्पकारों को जातियों का दर्जा दे दिया गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। अगर गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है, उन्हें जातियों का क्या है दर्जा नहीं दिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल एक ठीक हो गया यहाँ पर। देखिए कौन सा है, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन ए सही है परंतु 2 गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए तो हमारा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है यहाँ पर भी। तो पहला है इसमें कथन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और क्या है आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। दूसरा कथन है 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते वर्मा जाने से मना कर दिया परंतु जमीन के रास्ते जाने का प्रस्ताव दिया। तो आपको इसमें से बताना है। अगर देखें ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, तो उसमें से देखो जरूर क्वेश्चन आते हैं 1857 में से, आपको बिल्कुल वो अच्छे से याद कर लेना है। तो देखते हैं इसमें से क्या होगा। तो ये क्या है, दोनों ही ठीक हैं। ये क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं तथा ये का उदाहरण है, इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, जनजाति दे रखे हैं और आपको ठीक जनजातियों को क्या है उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ पर सम्मिलित है, तो आपको बताना है। सोचें और बताएं। बाकी तब तक हम आपके लिए सॉल्व कर देते इस क्वेश्चन को। देखें तो जो खोखर है जो जनजाति वो कहाँ पर रहती थी, खोखर जनजाति रह रही है आपके पंजाब में। देखेंगे जो गद्दी है, गद्दी रहती थी आपका है पश्चिम हिमालय। और देखेंगे जो बलोच है, जो बलोच रहते थे आपके मुल्तान में। और बचा कौन सा, एक ऑप्शन बाकी वो आप लगा लो। लंगा रहते थे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी में। तो इसलिए क्या ऑप्शन ए का हमारा हो जाएगा 3। ए का 3 किस में है, ए का 3 यहाँ पर भी है और ए का 3 यहाँ पर भी है। देखेंगे तो बी का 1 है, बी का 4 है, तो बी का 1 ही हो जाएगा हमारा, बी का 1 ऑप्शन ए ठीक होगा फिर हमारा, क्योंकि बी का 1 इसमें बी का 4 देखा। तो आई होप बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो, ब्रिटिश शासन की आदिवासी मामलों पर भूमिका के संदर्भ में आपको विचार करें और सही विकल्प चुनना है। कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। बी दे रखा, आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर जमीनों का मालिकाना मिला और साथ में जमीन को किराए पर देने का अधिकार मिल गया। आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों ही ठीक हैं, यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, ये हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्टी 39 क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पर भी क्या है, आपको सूची है दे रखी है, वो उसका आपको सॉल्व करना है। तो देखें तो आपको क्या है, ब्रह्म समाज को आपको बताना है। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें फिर हम बताएंगे आपको। देखें तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ब्रह्म समाज का आ जाएगा मूर्ति पूजा और बलि का निषेध, ये ब्रह्म समाज की विशेषता देखेंगे आ जाएगी। और देखेंगे डेरोजियो एवं यंग बंगाल, इसमें देखें तो आ जाएगा आपका सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग, ये हो जाएगा। देखें वेद समाज, तो वेद समाज देखेंगे तो आ जाएगा जातीय भेदभाव की समाप्ति आ जाएगा वेद समाज का। और देखेंगे आपका है रामकृष्ण मिशन का आ जाएगा समाज सेवा द्वारा मुक्ति, ये इसका ये आ जाएगा। इस प्रकार क्या है, हमने ये सारे कर लिए। तो आई होप बिल्कुल आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमहंस मंडली का गठन खालिस्तान के उन्मूलन के लिए हुआ था। तो किसके उन्मूलन के लिए हुआ है परमहंस मंडली का गठन, तो ये आपको बताना है। सती प्रथा, प्रतिष्ठा की हत्या, बाल विवाह और जातीय व्यवस्था। तो क्या है, इसका जो गठन है जातीय व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था, इसका ये राइट आंसर है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्री नारायण गुरु ने जाति समाज को सिखाया, मुख्यतः क्या क्या सिखाया। देखो, जाति के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करके, इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कि सभी मानव एक ही जाति के हैं। और देखेंगे तीसरा है, पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से लोगों के सामाजिक स्तर को बेहतर करना। तो यह आ जाएगा आपका। देखेंगे तो आपको क्या होगा, इसमें देखेंगे सी भी गलत है, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता भारत आए। जाति, अब देखेंगे जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम करके, तो बाहर की बात तो बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी होगा हमारा केवल। इसमें ऑप्शन केवल बी होगा कि क्या है, वो मानते थे कि सभी जो मानव है एक ही जाति के हैं, ये इसलिए हमारा बी ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर देखें तो आपको करना, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, रॉलेट एक्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग, दांडी यात्रा और असहयोग आंदोलन, आपके 4 दे रखे, आपको मिलान करना। तो शुरू से ही देखते हैं। रॉलेट एक्ट आपको पता 1919 है, पूर्ण स्वराज्य की मांग आपको पता है कि ये 1929 है, दांडी यात्रा 1930 हो जाएगी, और असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920। यहाँ पर 1921 दे रखा है, बाकी यहाँ पर 20 होता तो और बढ़िया होता, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि 1920 में चला था। तो इसलिए क्या है, हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही मिलान कर चुके हैं हम। तो अब आंसर आप खुद देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, निम्न में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीय की प्रांतीय स्वायत्ता दी, मतलब प्रांतों को भारतीय प्रांतों को स्वायत्ता दी थी, किस एक तरीके से, अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। 1935 के अधिनियम किससे क्या है, प्रांतीय स्वायत्ता दी थी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, ए और बी, तो आपको बताना कौन सा ठीक है। पहला कथन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही, क्योंकि राज्यों के माध्यम प्रशासनिक लेन देन एवं क्या है, संप्रेषण सरल। दूसरा है, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वतंत्रता पश्चात निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। क्या ये ठीक है इसमें से? बिल्कुल गलत है। केवल यहाँ पर देखें ए ठीक होगा, परंतु बी गलत है। जो ऑप्शन होगा आपको वही राइट होगा। ए और बी दोनों गलत नहीं, ए इसमें देखेंगे ए सही है और बी भी सही है, ये नहीं है। ए गलत है और बी सही है, ये भी नहीं है। ए गलत है और ये भी नहीं है। ए सही है परंतु बी गलत है, ऑप्शन डी होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, तो आपको बताना क्या होगा। फिर ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के मतलब समय घटता जाता है। ग्रह द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय बढ़ जाता है, और ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय समान रहता है। देखो घूर्णन का तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ही नहीं है, घूर्णन का तो हटा दो। परिक्रमण में दिक्कत आएगी थोड़ी सी अगर यहाँ पर आएगी तो, क्योंकि क्या है परिक्रमण का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है जितनी दूर जाते जाएंगे, अगर मान लो हम इतने पास हैं सूर्य के, तो क्या है हमारा एक तरीके से जो जहाँ पर हम घूमेंगे वो जल्दी घूमेंगे, परंतु क्या है हम सूर्य के यहाँ पर है, तो क्या है परिक्रमण जो मार्ग है वो भी क्या है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना आपको किस देशांतर को भारत के लिए मानक या मुत्तर माना गया है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका तो, क्योंकि क्या है ये देखेंगे हम 82.5 उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 82.5 है जो नैनी नामक स्थान है इलाहाबाद में, उसे हम क्या है भारत का मानक या मुत्तर मानते हैं भाई 82.5 डिग्री को। इसका ये आंसर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है। तो देखना है आपको, ऑप्शन है विषुवत रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, दोनों एक ही समय क्षेत्र में अवस्थित हैं, या दोनों महाद्वीप के क्या है पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। तो देखेंगे तो दोनों अलग अलग महाद्वीप में, ये तो गलत हो गया। देखेंगे दोनों एक ही समय क्षेत्र में है, ये भी गलत है। ये क्या है मकर रेखा
इन दोनों के से दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। क्योंकि क्या है, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर होकर गुजरती है। एंडीज पर्वत अगर देखें तो कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, और सॉरी दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका नहीं सॉरी, दक्षिण अमेरिका में है। और ग्रेट डिवाइडिंग है जो रेंज है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो इसलिए क्या है, दोनों ही एक लाइन पर है, एक इधर है तो एक इधर है, तो क्या है, दोनों हो मकर रेखा इनसे क्या होकर गुजरती है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर ग्लोब किसी एक देश के बारे में मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देती है, आपको बताना है। बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों के छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देश के छोटे पैमाने वाले चित्र पर दर्शाया जाता है। तीसरा है, मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए केवल लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। भाई आपका दोनों ही ठीक है, परंतु सी गलत है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लाल रंग का इस्तेमाल देखें तो ग्लोब में या तो थोड़ा सा ट्रैफिक, अगर वैसे देखें, अगर हम गूगल में देखते हैं तो ट्रैफिक के लिए, वरना लाल रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या है, हल्का भूरा या भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है पठारों के लिए। तो ए और बी दोनों सही होंगे, परंतु सी गलत होगा। तो ए और बी दोनों ठीक है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जयमंडल में सभी जीवित जीव जंतु, बताना है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है पर निर्भर नहीं है। एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है पर संबंधित नहीं है। न तो परस्पर है न संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, डी ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि क्या परस्पर भी और निर्भर भी है। ये होगा हमारा, जयमंडल में सभी जीव हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा संबंधित भी हैं, एक परस्पर संबंधित भी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एक दवाई है जो पशु को लगाई जाती है, से किया जाता है, इनके क्या है, अपमार्जक उपरांत गिद्ध गुर्दे की विफलता से मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? तो ये है, पहला पॉइंट है डिक्लोफेनेक जो है के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना, पशु के डिक्लोफेनेक के उपचार पर प्रतिबंध लगाना, गिद्धों के दूसरे महाद्वीप की ओर क्या है, प्रवास को बढ़ावा देना, या गिद्धों की खान पान को जो आदत है उन्हें बदल देना, या आरक्षित स्थानों पर गिद्धों के प्रजनन का प्रयास करना। तो आपको बताना है कौन से ठीक हो जाएंगे। तो अगर गौर से देखें तो हमारा पहला गलत होगा, क्योंकि क्या है, ये दवाई और भी चीज़ों के लिए काम आती है, परंतु हमें ये करना चाहिए जरूर कि क्या है, उसे पशुओं के लिए बंद कर देना चाहिए, जो पशु पर प्रयोग ना करें। क्या हम गिद्धों को दूसरे महाद्वीप पर भेज सकते हैं? नहीं। गिद्धों के खान पान में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं? देखें तो इसमें आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास करना, जो प्रजनन है उसका, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए क्या हमारे जो ऑप्शन होते, इसमें बड़ा क्वेश्चन तो ऑप्शन नहीं है, बी तथा ई ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, बी और ई इसमें ठीक रहेंगे आपके, बाकी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। देखते हैं, सौर ऊर्जा को अति प्रयोग और प्रदूषण किसी भी नवीकरणीय संसाधन को प्रभावित नहीं करते हैं, क्या ऐसा है? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, अति प्रयोग किसी को भी एक तरीके से प्रभावित कर सकता है। जैसे हम देखें तो जल है, जो क्या है, एक तरीके से नवीकरणीय संसाधन, परंतु क्या उसका भी अधिक प्रयोग करेंगे तो वो प्रभावित होगा। तो इसलिए क्या है, ये गलत हो जाएगा। ए सही है, परंतु बी इसका गलत होगा। तो देख लेना, ए सही है लेकिन बी गलत है, ये हुआ इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम ब्लैंक उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है आपका गर्म जलधारा का उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो पवनों के संदर्भ में आपको बताना है, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी को डोल्ड्रम भी कहा जाता है, अश्व अक्षांश उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं। तो क्या है, आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे ए तथा बी दोनों ही ठीक हैं, इसमें ए तथा बी दोनों ही ठीक है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते हैं शहरों में, स्थायी बस्तियों में, अस्थायी बस्तियों में, या खुले में बिना किसी आश्रय के, क्या पॉसिबल इसमें? तो देखेंगे इसका जो आंसर होने वाला हमारा
सिंपल है भाई, अस्थायी बस्तियों में, क्योंकि क्या है वो प्रवास करते रहते हैं, घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। शहरों में तो रहेंगे नहीं, ना कि और ना रहेंगे स्थायी बस्तियों में जो परमानेंट है, अस्थायी बस्तियों में रहेंगे और खुले में भी नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसका आ जाएगा आपका आंसर अस्थायी बस्तियों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी सेल में तांबा मौजूद है तो उस सेल का रंग क्या होगा? जिसमें तांबा पाया जाता है उस सेल का आपको रंग बताना है। तो उसका रंग आपको पता होना चाहिए, नीला रंग होता है। अगर आप वैसे आपने देखा होगा कोई जो तांबे के एक तरीके से जो बर्तन होता है कोई भी होता है, तो जब उसमें हल्का हल्का सा कार्बन जमने लगता है तो क्या वो नीले रंग का होने लगता है। तो उससे आपको पता होना चाहिए कि क्या है, वो नीले रंग का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके इसके लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? तो आपको बताना जो संभाव्य संसाधन वो संसाधन है जिसके बारे में हमें पता तो है परंतु क्या है हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे संभाव्य संसाधन। संभाव्य का मतलब ये नहीं पता कि वो कितनी मात्रा में है, ये तो पता है नीचे संसाधन है परंतु कितनी मात्रा में ये नहीं पता, और ना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है परंतु उसके लिए इस्तेमाल के लिए हमें क्या प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए, क्वेश्चन ये है। संसाधनों से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी स्तर को बढ़ाकर, दूसरा है हमारा उस संसाधन के इस्तेमाल को लेकर नीति बनाकर, समाज में जागरूकता फैलाकर, और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण को कम करके। तो हमें बताना है। तो देखिए आपको दिमाग लगाना है, तो क्या ये सही होगा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण को कम करके? नहीं। समाज में जागरूकता, इससे क्या मतलब भाई? उस संसाधन के इस्तेमाल को लेकर नीति बनाना, नीति बनाने से क्या होगा, हमें पहले ये करना होगा, नीति तो बाद में बनेगी। पहले क्या होगा कि संसाधनों से जुड़ी क्या है हमें प्रौद्योगिकी, जो हमें मशीन बनानी पड़ेंगी जो सस्ती भी हो और क्या है उस संसाधन को आसानी से निकाल भी दे। ये होगा आंसर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सूती वस्त्र उद्योग और जूट आधारित उद्योग में कुछ समान लक्षण मौजूद हैं जिसकी वजह से इन्हें सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, सनराइज उद्योग में सूर्य की किरणों की तीव्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको बताना है। तो देखिए, तो दोनों ही गलत से लग रहे हैं, पहला भी दूसरा भी, क्योंकि क्या सूर्य की किरणों से क्या मतलब सनराइज उद्योग का, पहला हो जाएगा। दूसरा है कि क्या है, सूती वस्त्र उद्योग और जूट आधारित उद्योग समान नहीं है। समान लक्षण कैसे आ जाएंगे? क्योंकि एक से तो वस्त्र बनते, एक से क्या है जूट के जो सामान होते हैं जैसे बोरा है, आपका चटाई है, मैट है, कुछ इस टाइप के बनते हैं। इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन होगा ए और आर दोनों ही गलत है इसमें, ये ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान किसने लिखा, ये बताना, सिंपल बिल्कुल। आपको होगा इसका आंसर, जल्दी से बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का उदाहरण है? विविधता तो नहीं है वहां पर परंतु भेदभाव बताना है। एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली मनाते हैं जबकि कुछ लोग क्रिसमस मनाते हैं। आपको बताना है। यहाँ पर देखो, पहले हम आंसर देते चलेंगे, इसमें क्या विविधता है, परंतु हमें देखो यहाँ पर गौर करना, विविधता तो नहीं होनी चाहिए परंतु भेदभाव की बात करता है कि एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली मनाते हैं, परंतु देखो यहाँ विविधता नहीं, धार्मिक विविधता, मतलब ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक कोई एक धर्म से, दूसरा दूसरे धर्म से, क्योंकि क्या है एक होली मनाता है हिंदू धर्म से, कोई क्रिश्चियन मनाता आपको बता वो ईसाई धर्म से है। तो अगला है, देखो एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठती हैं और कुछ को ज़मीन पर बैठाया जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पर विविधता नहीं है, क्योंकि क्या स्कूल बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल विविधता नहीं है, एक ही समाज से हैं, एक ही हो सकता है एक ही क्षेत्र से हों, क्योंकि एक क्षेत्र में नहीं तभी तो स्कूल एक में लोकल स्कूल में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या विविधता तो नहीं है परंतु क्या है यहाँ पर भेदभाव जरूर है, क्योंकि क्या है भेदभाव क्या हो रहा है यहाँ पर, एक को तो बेंच पर बैठाया जा रहा या कुर्सियों पर और दूसरे को जमीन पर बैठाया जा रहा। ये आंसर अगर देखें तो हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, एक बाजार में कुछ विक्रेता मछली बेचता है तो कुछ फल, तो इसमें क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर भेदभाव क्या हो रहा है, भेदभाव यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, यहाँ पर विविधता है थोड़ी सी परंतु भेदभाव नहीं है। देखिए तो एक गली में कुछ घर सफ़ेद हैं और कुछ यहाँ पर पीले हैं, तो ये भी क्या है विविधता आ जाएगी, यहाँ पर भेदभाव नहीं हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल, परंतु आपको बारीकी से देखने की जरूरत है और कुछ नहीं, इसमें आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। देखें तो अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर राज्य के राज्यपाल करते हैं।
डी ऑप्शन हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर बात करता है निम्न में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन से संबंधित में जो सही नहीं है, आपको ये बताना नगर प्रशासन के बारे में। नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पताल का प्रबंध करते हैं। आंसर आपका अभी से देखते चलेंगे, ठीक होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है जो नगर निगम होते हैं उनके स्कूल भी होते हैं और हॉस्पिटल भी होते हैं। बड़े शहरों में नगर परिषद होती हैं। क्या बड़े शहरों में नगर परिषद होती हैं? इसे अभी होल्ड रखते हैं। अगला है नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले इनका यही काम था। नगर पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है, क्योंकि आपको बताओ उसका चुनाव होता है, चुना हुआ होता है। अब देखेंगे जो बड़े शहरों में नगर परिषद होती है ये गलत है, क्योंकि बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, जो मध्यम होते हैं वहाँ पर होते हैं नगर परिषद। ये होगा इसका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे छोटे होते हैं और बता दो, वो होती है नगर पालिका। नगर पालिका है नगर परिषद और नगर निगम, ये जनसंख्या के ऊपर है, मतलब कितना छोटा शहर है इस हिसाब से होते हैं ये। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन कौन स्वरोजगार में संलग्न है। स्वरोजगार मतलब जो अपना रोजगार करता है, ये बताना, अपना स्वयं का रोजगार। एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाले श्रमिक क्या अपना काम कर रहे हो? नहीं, दूसरे को काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, मतलब ये भी क्या है हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी किसी के लिए काम कर रही है, स्वरोजगार नहीं है उसका। एक रिक्शा चलाने वाला, ये देखे तो ये ठीक हो जाएगा हमारा, एक रिक्शा चलाने वाला। एक कॉल सेंटर में काम कर्मचारी, ये भी गलत होगा। तो क्या है हमारा आंसर ठीक होगा आपका सी, एक रिक्शा चालक, क्योंकि खुद का स्वरोजगार कर रहा हो, ये होगा इसका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो राजीव के पास 15 एकड़ उपजाऊ भूमि है, उसे 1 लाख रुपए ऋण बीज खरीदने के लिए सरकार बैंक से मिला। वह संभवतः किस परिवार से है? तो आपको बताना हो किस परिवार से होगा। दुकानदार है वो? दुकानदार तो नहीं होगा। देखें छोटा किसान है वो? किसान तो है परंतु छोटा बड़ा ये नहीं पता। भी खेती मजदूर है? खेती मजदूर हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है उसके पास 15 एकड़ जमीन है, ये बात करता है। तो देखेंगे बड़े किसान का बेटा है वो। देखें तो छोटे किसान और बड़े किसान में से होगा, क्योंकि अगर देखो उसके पास 15 एकड़ जमीन है तो सीधी बात है छोटा किसान नहीं हो सकता, वो क्या है बड़ा किसान है, क्योंकि उसे ऋण के रूप में क्या है 1 लाख रुपए मिले हैं, इसलिए क्या है वो छोटा किसान नहीं हो सकता, बड़ा किसान है वो। इसलिए ऑप्शन हमारा होगा आपका डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है? तो आपको बताना है किसके लिए, तो बताना आपको यह आंसर आपको बता देता हम, इसका है महिलाएं। महिलाएं के लिए क्या है, जो महिलाएं हैं उनके लिए लंबे समय से क्या है संसद में आरक्षण की बात चलती आ रही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अमर जीवन एक ब्लैंक के अनुभव को बयान करने वाली एक आत्मकथा है, तो किसको बयान करने वाली आत्मकथा है? तो इसका आप होगा गृहिणी। एक मिनट, गृहिणी होगा इसका आंसर। गृहिणी की क्या है आत्मकथा को बयान करने वाला है जो अमर जीवन है, तो गृहिणी के अनुभव को बयान करने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर गृहिणी होगा। देखना क्वेश्चन देखो, उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बना दे मतलब बताया है? तो किसका देखेंगे जीविका के लिए किसको बढ़ावा एक तरीके से बढ़ाया है? स्वतंत्रता है यहाँ पर नहीं, सामान्य समानता का अधिकार यहाँ पर नहीं, इसमें क्या आएगा आंसर आपका जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार को एक तरीके से विस्तार किया है उसका, और जो जीविका है जो हम एक तरीके से कमाते हैं उसको भी एक तरीके से किसके अंतर्गत डाल दिया गया है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत डाल दिया है जो जीविका, क्योंकि हम अगर कमाएंगे तभी जीवित रह पाएंगे, अगर देखें वरना भूखे मर जाएंगे, इसलिए क्या है जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही डाला गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला जो क्वेश्चन हमारे लिए कि निम्न में से कौन से भारतीय संविधान के वैध कार्य हैं? आपको वैध कार्य बताने हैं जो संविधान के कौन कौन से वैध कार्य हैं। देखो यह कुछ हद तक विश्वास पैदा करता है जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा है यह उल्लेख करता है कि क्या है सरकार का गठन कैसे होगा। यह अभिव्यक्त करता है कि कौन कौन
या कौन कैसे और किस आस्था का पालन करेगा। तो गौर से देखना, आपको इसका आंसर बताना है। दोबारा से देखें अगर इसमें, तो देखो पहला है कि यह कुछ हद तक विश्वास पैदा करता है कि कुछ हद तक कि जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक है, तो ये तो ठीक हो जाएगा पॉइंट। दूसरा, यह उल्लेख करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, भाई ये भी ठीक है कि उल्लेख करता है कि भैया सरकार का गठन कैसे हो, भारतीय संविधान की बात करता है। यह अभिव्यक्त करता है कि कौन कैसे और किस आस्था का पालन करेगा। क्या इसमें अगर गौर से देखें, आस्था का मतलब यहाँ पर आस्था आ जाएगी, मतलब हम किस धर्म का पालन करते हैं, किस संस्कृति को मानते हैं। क्या ये हमें संविधान बताता है? नहीं, संविधान तो क्या है, हमें स्वतंत्रता की बात करता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं। हमारा इसलिए क्या है, सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और हमारे क्या है, ए और बी दोनों ठीक होंगे। इसलिए तो आंसर हमारा होगा ए तथा बी। ए तथा बी हमारा क्या है, ऑप्शन ए में ही है, इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे हमारे, निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। आपको नहीं बताना है, जो संबंधित है उसे हम टिक करते रहेंगे, जो नहीं है उसमें हम गलत कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। महिला का उनके पति द्वारा यौन उत्पीड़न, देखे तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2005 के जो सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है, हमें नहीं बताना है। परंतु घर के भीतर मौखिक और भावात्मक धमकियां, ये भी आता है। घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण देखेंगे तो इसमें ये भी होगा। महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर कि क्या है वो किस जाति की है, ये अलग एक तरीके से कानून है इसके लिए। परंतु क्या है, 2005 में जो महिला जो सुरक्षा अधिनियम बना था, इसके अंतर्गत हमारा ये नहीं आता। बाकी क्या है, बाकी तीनों आते हैं, 1, 2 और 3, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, 1989 में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्न में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो देखें, इसका आंसर जो आपका रहने वाला है वो है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को एक तरीके से संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है। देखेंगे कानून कौन सा है, जो 1989 का जो कानून था, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन क्या है, मध्याह्न भोजन। यहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ने क्या है, विद्यालयों में ब्लैंक पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता करना। तो क्या एक तरीके से आ जाएगा इसका आंसर, इसका है जातीय पूर्वाग्रह को कम करने के एक तरीके से ये सहायता करता है कि जो जातीय, सभी जाति एक तरीके से समान है, इस प्रकार क्या है, जातीय सहायता करता है जो पूर्वाग्रह को कम करने में। देखिए तो हमने ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 12 तारीख का था, 12 जनवरी 2023 का था, ये भी हमने अब क्या है कंप्लीट कर लिया है। और देखिए तो कल करेंगे हम जो अपना नेक्स्ट जो हमारा है PYQ जो भी रहेगा हमारा, देखेंगे कौन सा। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है आपको ये वीडियो क्या है प्रॉपर तरीके से समय पर मिल सके, ताकि आप क्या इनका लाभ उठा सकें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, या नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें हम बात करेंगे बिल्कुल क्वेश्चनों के बारे में है। तो बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।